ताकि आपको मिले। चलिए देखिए, तो हम ये बोल रहे हैं कि आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का वो भी पार्ट देख लेते हैं। इसे कम्प्लीटली आपका जो चैप्टर है कवर हो जाएगा। तो मीन मीडियन मोड तो हम लोग अच्छे से कवर कर ही चुके हैं उसके। तो जायब में आप लोग ये चीज़ जो है ग्राफ के द्वारा जो आप देख सकते हैं मीडियन कैसे निकाला जाता है, वास्तव में वही ग्राफ को हम लोग जायब कहते हैं। तो लेस देन वाला जो पार्ट था वो हम लोग कवर कर चुके थे। अब क्वेश्चन एक बार मोर देन से भी आ सकता है। ग्राफ में किसी तरह की चेंजिंग नहीं आएगा, बात वही है, क्वेश्चन उतना ही है। बस आपको ये समझना होगा कि मोर देन का मतलब क्या होता है, लेस देन का मतलब तो समझ ही गए। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी से सॉल्व करते हैं। चलिए डाटा अपने खुद मन से देते हैं, हालांकि बुक से भी ले सकते थे, लेकिन खुद से सेट कर देखते हैं कि अगर मोर देन ग्राफ से अगर हमें जायब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए कि ये मोर देन हो जाएगा, ठीक है। तो समझते हैं इसमें। तो सबसे पहले कुछ ले लेते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल किसी का भी हो सकता है ना, चाहे वो एज का हो सकता है या मार्क्स का हो सकता है, किसी तरह का हो सकता है। आपको इंटरवल मिलेगा ही, क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो चलिए मान लेते हैं, ऐसा करते हैं कि हम 10 से 20 ले लेते हैं, ठीक है। 20 to 30 और 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। क्लियर, यहाँ तक ले लेते हैं क्लास इंटरवल। उसके बाद आपको इसका फ्रीक्वेंसी रहेगा दिया हुआ, कुछ भी रह सकता है। चलिए 3 है, 5 है, 2 है, 8 है और ये 6 है, ठीक है। आवाज़ आ रही है ना सबको? एक और थोड़ा बता दीजिएगा, साउंड अच्छे से जा रही है? बोलिए। यस सर। ठीक है, समझना है इसको अच्छे से। ये स्टैटिस्टिक्स का आपका लास्ट पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं। अब तक ने जितना भी हम लोग क्लास किए हैं स्टैट में, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स खुद अपने आप में एक बड़ा पार्ट है, और आपको पता है कि मैथ में इसमें एग्जाम में कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन तो ईजिली से पूछा जाता है, पूछा ही जाता है। और इसी के लिए आपको या तो लिनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल के लिए आपको ग्राफ यूज कर सकते हैं, और या आपको जो बोर्ड के एग्जाम में जो एक्स्ट्रा ग्राफ पेपर मिलता है उससे आपको जायब भी निकाल सकते हैं, इसके लिए भी मिलता है। तो थोड़ा समझना रहना रहता है बस, जब बाकी का इसमें चीज़ें कुछ है नहीं, आप अगर समझ जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाता है। देखिए अब थोड़ा सा याद हम आपको दिला देना चाहते हैं। जब हम लेस देन ग्राफ पढ़े थे तो क्या देखे थे कि लेस देन ग्राफ के बाद हम लोग CF निकाले थे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले थे ना। और जो हम लोग ग्राफ जो प्लॉटिंग किए थे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद, तो आपको याद होगा यहाँ पर बाई एक्सिस पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता था और ये क्लास इंटरवल होता था ना, जिसमें हम लोग लेस देन का सेट किए थे। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, प्लॉटिंग करने के बाद फ्री हैंड से इसको मिला दिए थे। अगर हमें इसका निकालना है आंसर जो वास्तव मीडियन चाहिए, उसके लिए अब हम लोग क्या करते थे, यहाँ के बाद किसी को याद है? ये ग्राफ निकालने के बाद जो हमें मेन रूप से मीडियन चाहिए औजाइब से, उसके लिए लास्ट में क्या करते थे, किसी को पता है? अगर है याद है तो बताइए क्या करते थे, याद है? सर NY2 करते थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, इसी तरह ध्यान रखना है फ्रेंड्स, N/2 करते थे। और ये N क्या है? N किसको रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल N किसको रिप्रेजेंट करता है? तो कैपिटल N रिप्रेजेंट करता है टोटल फ्रीक्वेंसी को। टोटल फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे, उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, और ये N/2 कहाँ चेक करते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पर। जहाँ आता था वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे। ये मेरा आंसर नहीं कि जिस पॉइंट पर कट गया इस पॉइंट का लोकेशन ही मेरा आंसर है, नहीं। लोकेशन तो निकल सकता है ना, एक्स एक्सिस पर कितना दूर है, बाई एक्सिस से कितना दूर है ना, तो निकल सकता है इसका प्लॉटिंग, लेकिन उसका आंसर ये नहीं हुआ जहाँ पर वो कट किया। आपको क्या करना होगा, जैसे आप यहाँ स्ट्रेट लाइन से मिलाए ना, वहीं पर स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ कर देना है, और ये देखना है कि एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट किया, और एक्स एक्सिस का जिस पॉइंट पर कट गया वही मेरा क्या है, आंसर है। देखिए आपके मन में ये भी सवाल आता होगा सर कि अगर ग्राफ के द्वारा जो हम लोग मीडियन निकालते हैं तो सिंपल मीडियन का भी तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या उससे भी निकालेंगे? लेकिन दोनों में आंसर में डिफरेंस आएगा? नहीं, आंसर में कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, आंसर आप उतने ही आएगा। लेकिन ये ऐसे भी मीडियन निकालने का एक मेथड हम लोग ग्राफ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये ऐसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप मीडियन के लिए सिर्फ ग्राफ ही यूज करेंगे, फॉर्मूला से भी बनाएंगे तो उतना ही आंसर आएगा, लेकिन ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर तो जायब से ही बताइए, तो उससे भी आपको बताना होगा, सीखना होगा। तो यही चीजें हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर समझिए, जिस समझने की बात यहाँ है, अगर हम मान लो कि यहाँ पर कह दें एक सेकंड के लिए, चलिए हम लोग लिख लेते हैं
हाँ, CI क्लास इंटरवल यहाँ से आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सभी लोग बताना। तो बोर्ड यहाँ पर से दिख रहा है जो हम लिख रहे हैं? नो सर। CI ठीक है, देखना तो यहाँ दिख रहा है क्लास इंटरवल दिख रहा होगा। यस सर। और यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखिए तो आपको पहले लिख देना है मोर देन, ग्राफ बना लीजिए आप लोग जल्दी से, मोर देन 10। आप देखिए आपको उसमें क्या करना था ना कि जब हम लोग लेस देन ग्राफ पढ़ रहे थे तो उसका जो अपर लिमिट होता था क्लास इंटरवल का उसको यूज करते थे, लिख देते ना कि लेस देन 20। अगर हमको इस पॉइंट के लिए लिखना है तो क्या लिखते थे? लेस देन 20। अगर इसमें लिखना था तो क्या लिखते थे? लेस देन 30। इसमें लेस देन 40। लेकिन अब मोर देन से पूछ रहा है तो हमको लोअर लिमिट से लेकर चलना होगा। ठीक है, यानी हमसे पूछ रहा है कि मोर देन 10, यानी हो सकता है इसमें मार्क्स है 10 से लेकर 20 नंबर लाने वाले 20 से 30, और ये 10 से लेकर 20 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट है? 3 है। 20 से लेकर 30 के बीच जो नंबर लाए कितने स्टूडेंट है? 5 है। 30 से 40 यानी मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये मार्क्स है। ठीक है, ये बात समझने की कोशिश करिए। तो अगर हम आपको यहाँ पर कह दें, समझने की चीज़ थोड़ा समझिएगा, अगर हम बोले कि मोर देन 10 यानी 10 नंबर से ज्यादा लाने वाले स्टूडेंट कितने थे बताइए तो सोचकर। उसके लिए क्या करना होगा? अगर हम कहें कि 10 से ज्यादा नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट, तो इसका आंसर सिर्फ या तो 3 होगा या 5 होगा या 2 होगा, या सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़कर बोलना होगा। बताइए तो थोड़ा सोचकर आपके दिमाग में क्या लगता है, इसका लॉजिक क्या रहा होगा? अगर हम बोलेंगे मोर यानी 10 से अधिक नंबर लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो कितने होंगे? याद करिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, कितना होगा इसका आंसर? सारा फ्रीक्वेंसी को जोड़ना होगा ना। अरे मोर देन 10 का मतलब क्या हो गया? 60 तक चला जाएगा जितना भी मेरा दिया हुआ है। अब देखिए अगर हम बोलेंगे मोर देन 20, तो मोर देन 20 तब कोई अब ये छोड़ना होगा क्योंकि 20 से ज्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट, तो 20 से ज्यादा नंबर यानी यहाँ से हमको जोड़ देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी को। अगर हम बोल देंगे मोर देन 30, तो मोर देन 30 का मतलब क्या हो गया? 30 से ज्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट, तो 30 से ज्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट क्या होगा? ये जोड़ देंगे। तो आप याद रखिए इसमें लेस देन का जस्ट रिवर्स है। मोर देन में क्या करते थे ना कि मोर देन में आप लेस देन में क्या करते थे ना कि जितना ये चीजें था उतना हमें निकलती थी, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते थे आगे वाले प्रोसीडिंग से क्या करते थे? उसको जोड़ते जाते थे। लेकिन मोर देन में क्या होगा? जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सारा फ्रीक्वेंसी को एक बार तो जोड़ ही लेंगे, तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसको पीछे से माइनस करते जाना, छोड़ते जाना। ठीक है, सेम चीजें वही मिलेगी, है ना, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं मोर देन 10, और ये सेकेंड को लिख देते हैं मोर देन, कितना हो जाएगा बताइए? 20। याद भी रखना है, साथ साथ में बोलिए। मोर देन इसका लेंगे लोअर लिमिट 30, और मोर देन 40, मोर देन 50। ठीक है, चलिए अब ये देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे यहाँ पर नोट होगा, ये चीज समझना है ध्यान से। इसको ग्राफ हम लोग बना लेते हैं अच्छे से, आप लोग भी साथ साथ मेरे कॉपी में बनाइए, और अगर हो सकता है आपके पास अगर ग्राफ पेपर हो तो ग्राफ पेपर पर ही डाटा निकालिएगा। जब हम प्लॉटिंग करने के लिए बोलेंगे तो ग्राफ पेपर ही बनाने की कोशिश करिएगा, उससे आपको एग्जैक्ट आंसर आने की उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से बनाना है। अब ये समझिए, अब हमें मोर देन 10 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो मोर देन 10 के लिए हमको 3 सभी को जोड़ना होगा, तो कितना होगा बताइए? 3 और 5 8, 2 10 18, और 18 2 20, और 4 24, ये होगा ना 24। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 5 3 8, 2 10 18, तो 24। ठीक है, अब देखिए मोर देन 20, तो मोर देन 20 अब समझिए यहाँ पर जब हम मोर देन 10 कहें यानी कि 10 नंबर से ज़्यादा 10 नंबर से अधिक लाने वाले स्टूडेंट कितने होंगे, तो जितना भी शामिल होगा मेरा फ्रीक्वेंसी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का होंगे इसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब समझिए, अगर हमसे पूछ रहा है कि मोर देन 20 यानी 20 नंबर से लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो आपको पता है कि टोटल फ्रीक्वेंसी मेरा कितना है? 24, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 24। उसमें से आपको क्या कर देना है? पीछे वाला को घटा दीजिए। अगर हम 24 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 21। यानी इसका सीधा सा मतलब हो गया कि 20 नंबर से अधिक लाने वाले स्टूडेंट 21 है। आप जोड़ भी सकते हैं, आप देख सकते हैं 5 2 7 और 8 7 15, 5 20 21। ठीक है, 21। चलिए अब अगर हम बात करते हैं मोर देन 30, अब आ जाइए 30 के पास। तो मोर देन 30, तो या तो इसको यहाँ से पूरा जोड़ दीजिए, और नहीं तो क्या कर देंगे 24 में से इसमें घटा दीजिए। तो अब जब मोर देन 30 की बात करेंगे कितना हो जाएगा? 8 2 10 6 16 16। ठीक, चला जाइए मोर देन 40, तो 40 कितना? इतना, तो कितना हो जाएगा? 8 6 14। ठीक,
अब देखिए मोर देन 50, तो मोर देन 50 कितना रह गया 6। क्या आपको लगता है जब लेस देन में किए थे स्टार्टिंग तो छोटा अंक से शुरू किए थे और सबसे बड़ा हमें नंबर मिल गया था, टोटल फ्रीक्वेंसी का सबसे जो बड़ा वैल्यू होता था वो मिलता था ना। और आप ये भी याद करिए, ये भी आपको ध्यान ये रखना है कि जब लेस देन ग्राफ हम लोग बनाते थे तो जो सबसे लास्ट का पॉइंट मिलता था वो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता था, वो सम मिलता था। चलिए अब देखिए आपके सामने इस तरह का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके सामने आ गया। अब आती है सारा कहानी किसका बनाने का, ग्राफ बनाने की। अब ग्राफ से हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, तो अगर आपके सामने ग्राफ पेपर है तो आप बहुत अच्छे से प्लॉटिंग करिए और एग्जैक्ट कर बताइएगा आपको क्या आंसर कितना आएगा। तो चलिए आइए करते हैं काम, साथ साथ करते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो ग्राफ पेपर में आपको क्या कर लेना, सबसे पहले तो एक्स ड्रॉ कर ही लेना है। तो आइए हम भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये एक्स है और ये एक्स डैश है, ठीक। और ये वाई एक्सिस, तो थोड़ा सा एक कर्व होता हुआ बना है, तो स्ट्रेट बनाने की कोशिश करते हैं इसे, ठीक है। ये बाई है और नीचे बाई डैश। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस पर हम क्या करें, और बाई एक्सिस पर क्या लिखना है, तो बाई एक्सिस पर याद रखिएगा एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा। तो अभी हम सिर्फ सी एफ से इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट देगा या नंबर ऑफ पेशेंट्स देगा या नंबर ऑफ बॉयज देगा, नंबर ऑफ गर्ल्स, कुछ भी अगर दे सकता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, आपको वो डालना है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम सी एफ दिखा दी, आपका कुछ भी नंबर ऑफ स्टूडेंट वहाँ पर जो भी देगा आपको देना है, फ्रीक्वेंसी जो भी आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए और हम क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पर क्या होगा, तो एक्स एक्सिस पर हम सीधे डाल देते हैं सी आई, यानी क्लास इंटरवल हम लिख देते हैं। अगर आपको देगा क्लास इंटरवल किसी स्टूडेंट का या मार्क्स का, है ना, तो आप वो इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सी आई को इंडिकेट कर दिए, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या है, अब सवाल ये है कि हम एक्स एक्सिस पर कहाँ से शुरू करें। अच्छा देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हो सकता है कि हम लेस देन ग्राफ में एक बात बताना आपको भूल गए होंगे। क्या बताना भूल गए होंगे, कि आपको पता है कि ग्राफ हमेशा यहाँ 0 से स्टार्टिंग होता है। अगर मेरा ग्राफ 0 से 10 से शुरू करता, 0 से 10 या 10 से 20, ठीक है, अगर इस तरह से ग्राफ शुरू करता तब हमको 0 से लेकर यहाँ पर 10 मानते हैं, यानी मेरा फर्स्ट पॉइंट मिल जाता है यहाँ पर, इस बात को समझिए। लेकिन ग्राफ तो मेरा हो सकता है 0 से 10 ना स्टार्ट होकर 10 से 20 हो रहा है, या तो हो सकता है वो 20 से 30 से स्टार्ट होता है या 40 से किसी भी नंबर से स्टार्ट होता है, वो 0 को नहीं शामिल करता। तो 0 से शामिल नहीं करता तो ग्राफ को हमको इस पॉइंट से तो छोड़ना पड़ेगा, बताइए, क्योंकि 0 से 10 तो हम ले नहीं रहे हैं, हमको 10 से 20 लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे किंक लगाना होगा। देखिए तो यहाँ पे टर्म यूज करते हैं KINK, किंक, है ना। मतलब इस तरह से ग्राफ में अगर कहीं आपको सिंबल देखे तो इसका मतलब ये होता है कि इस चीज को शामिल नहीं किया गया, यहाँ से छोड़ कर ही समझिएगा, यानी 0 से 10 को हमको ग्राफ में शामिल नहीं करना, उसका वैल्यू जो है इंक्लूड नहीं है, इस बात का भी मतलब समझिए यहाँ पर से, ठीक है। तो ये यहाँ पर किंक लगा दिया जाता है, मतलब ग्राफ कितना दूर जो है काटा गया, उसका कोई वैल्यू आपको शामिल नहीं करना है, इसका मतलब ये हुआ। चलिए देखिए अब आती है ग्राफ को सेट करना। तो ग्राफ को आप बहुत अच्छे से सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना होगा ना, फिर देखना होगा कि जो क्लास इंटरवल में हम डालेंगे उसका पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है, और आपको ये भी देखना होगा कि एक पॉइंट से लेकर दूसरा पॉइंट के बीच हम कितना पॉइंट सेट करें ताकि हम इजीली प्लॉटिंग करना मेरे लिए बहुत आसान होगा। तो ये तो बहुत हम इजी पैटर्न ये देख सकते हैं, 10 20 30 का इंटरवल है। तो स्टार्टिंग में अगर आप 10 ले लेते तो ठीक, हम 10 तो लिख ही दिए, 10 आप ले लीजिए, और यहाँ पर हम 20 कर देते हैं, और ये 30 40 और 50, चलिए ये 50 तक का ग्राफ है, 10 20 30 40 और 50। अब देखिए क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल में आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह से डाटा है, 6 है, 14 है, 16 20। बताइए कितना कितना का हम लोग पॉइंट रखें कि सभी इसमें शामिल हो जाएगा, कितना कितना का पॉइंट हम लोग डाल दें स्टार्टिंग से, यानी कि बाई एक्सिस पर कितना गैप है। चलिए अगर हम 5-5 का गैप बनाते हैं, अगर 5-5 का गैप रखते हैं तो हमें मैक्सिमम हमको 30 तक जाने के लिए, या 5 का गैप तो हमको कितना 24 तक ही जाना है, तो ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा, 5 ही गैप लेना पड़ेगा और हम इजीली इसमें सारा पॉइंट मेरा शामिल हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट 5 10 15 20 और ये 25, ठीक है। 5 10 15 20 और 25, इसमें देख सकते हैं सारा पॉइंट मेरा शामिल आ जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। हम लोग फर्स्ट पॉइंट के लिए वर्क करते हैं, है ना। फर्स्ट कितना, मोर देन 10, यानी 10 पॉइंट पर जाना है और 24 पर जाना है, तो ये 10 है और 24। अब एक बात बताइए 24 अब ये कहाँ लाई करेगा,
फिर थोड़ा सा ढूंढिए। बात ये है कि यहाँ पर 20 से लेकर 25 के बीच मेरा हमने 5 का गैप लिया है ना, 5 का गैप लिया है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना है, 10 है। तो आप ये बताइए कि एक पॉइंट का वैल्यू कितना हो गया, कितना यूनिट हुआ, एक लाइन का वैल्यू कितना हो जाएगा। टोटल 10 लाइन रिप्रेजेंट करता है इसके अंदर, लेकिन हम 5 का ही गैप लिए, तो कितना होगा 0.5। 0.5 होगा, 0.5, यानी कि जब इसमें 2 शामिल करेंगे तब जाकर आपको एक मिलना है ना, एक लाइन मिलना है। यानी कि 2 लाइन जब लेंगे उसमें तब वैल्यू आपका 1 यूनिट होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब आप 2 लाइन यूज करेंगे तो आपको यूनिट 1 होगा। अच्छा, इसको ढूंढने के लिए आपको एक बात भी बताए थे कि अगर आपको इतना समझ में नहीं आए कि एक यूनिट एक लाइन का कितना वैल्यू होगा, तो जो है टोटल उसको 10 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना है, 10 है। इजीली हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.5। ये 0.5 क्या निकलता है बच्चे, तो 0.5 निकलता है एक लाइन का यूनिट, कितना वैल्यू एक लाइन जो है अपने आप में कितना वैल्यू रखता है। तो एक लाइन में मेरा कितना वैल्यू रखता है 0.5। एक बात बताइए, 0.5 रखता है तो इसका जो मिड पॉइंट होगा यानी जो 5वां लाइन होगा वो वैल्यू कितना रखता होगा, 2.5 रखता होगा। क्लियर। अब बढ़ते जाइए, अब लेकिन हमको फाइनली किसके पास पहुंचना है, हमको 24 तक पहुंचना है। तो 24 तक पहुंचना है, इसका मतलब है कि 2 लाइन पीछे आ जाइए, है ना, यानी 2 लाइन पीछे आइए। तो ये एग्जैक्ट 25 है, तो 2 लाइन पीछे आने का मतलब है कि चलिए यहाँ पर 5 है, तो 5 के बीच टोटल 6, 7, 8, 9 और ये 10 के पास यहाँ पहुंच जाएगा। यानी हो सकता है मेरा पॉइंट इस 25 का जो एग्जैक्ट पॉइंट है ना, उसको जोड़कर आपको एक गैप कर दूसरा पर आ जाना है ना, दूसरा पॉइंट पर आपको शामिल होना। तो मेरा प्लॉटिंग ये है और 10 ये है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं ये कहाँ जाएगा। तो ये यहाँ रहा और ये इसको मिला दिया, है ना, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट इस तरह से मिल गया। अब आ जाइए देख लीजिए 20, तो 20 ढूंढना बहुत आसान है। अब फिर आते हैं 21 के पास, तो 21 के पास आएंगे। अब ये देखिए 20 से हमको एक पॉइंट ऊपर बढ़ना है, तो एक पॉइंट ऊपर बढ़ने के लिए हमको कितना लाइन जाना होगा बताइए, 2 लाइन जाना होगा, खुद आप समझने की 2 लाइन जाना है। तो 20 है यहाँ पर और 2 लाइन जाना, यानी फर्स्ट रहा होगा, सेकेंड ये रहा होगा, तो सेकेंड पॉइंट ये हो गया। और 20 के पास जाना है, तो 20, तो पहले हम देख लेते हैं इस तरह से ग्राफ को आगे बढ़ा लेते हैं, और ये मेरा 20 है, जहाँ कटेगा दोनों यही मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से आ गया। अब आ जाइए थर्ड में 30 और 16 है, तो 30 तो ये और 16 चाहिए, तो 16 चाहिए तो 15। तो आप ये मत समझिए कि अब 1 यूनिट बढ़ना है तो एक लाइन बढ़ेंगे, नहीं, एक लाइन बढ़ने के लिए कितना यूनिट चाहिए, सॉरी 1 यूनिट के लिए कितना लाइन आगे बढ़ना है, 2 लाइन। तो ये 15, तो मान लेते हैं किसका गैप बीच का 5 रहा हुआ, तो आपको यहाँ आना होगा सेकेंड लाइन पर। तो ये मेरा ग्राफ आगे की ओर इसको बढ़ाते हैं, है ना, और ये 30 तक आएगा, जहाँ ये मीट करेगा एक दूसरे को, ये मेरा हो गया थर्ड पॉइंट। चलिए अब आते हैं किस पर, 40 to 14, तो 40 यहाँ है और 14 चाहिए, देखिए 14 चाहिए, तो 14 चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, 15 से 2 लाइन पीछे, 15 से 2 लाइन पीछे, 15 से 2 लाइन जो पीछे आएगा वही हमको मेरा वैल्यू कितना देगा, 14 देगा। तो इस तरह से ड्रॉ करना है, आगे की ओर बढ़ाना है, फिर कहाँ तक जाना है, 40 तक जाना है। तो ये 40 का लाइन मिलता हुआ आपको दिखेगा, ये पॉइंट हमको मिल गया। ठीक है, चलिए ये हो गया, 40 का हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसका, मोर देन 50 का, जिसमें 6 जाना है। तो मोर देन मेरा 50 ये है और 6 जाना है, तो 6 जाना है यानी 5 से एक पॉइंट ऊपर बढ़ना है, यानी 1 यूनिट बढ़ना है, और 1 यूनिट बढ़ने के लिए हमको 2 लाइन जाना होगा। तो 5 का जो 2 पतली पतली लाइन होगी वो लाइन को आपको पकड़ना है, एग्जैक्ट पकड़ना है। देखिए यहाँ पर से तो आपको बोर्ड पर तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे, ग्राफ पेपर पर बना रहे होंगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आता हुआ दिखता होगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग साथ साथ बना भी रहे होंगे। तो ये पॉइंट है और ये 50। चलिए 41.5 आपको क्या आता लगता है, अच्छा 41.5 आता है, देख लेते हैं चेक कर कर। हाँ, इस बात का अब एक बात देखिए, एक बात का ध्यान रखना होगा, हम क्या बताए थे कि अब इसको मिलाने का भी एक रूल है ना। तो क्या हम लोग इसमें स्केल लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, स्केल लगाएंगे तो आपको भी ऐसा नहीं आएगा, तो हमको मीडियन निकाल रहे हैं, हर पॉइंट अपने आप में एक वैल्यू रख रहा है, और आप लगा देते हैं उसमें आप स्केल यूज करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन, ये स्लोप किसी और चीज़ को स्लोप करेगा। आप ये मत समझिए कि मीडियन हम लोग यूज करना है, तो आपको याद रखना होगा यहाँ पर आपको फ्री हैंड यूज करना होगा। तो आपको क्या करते हैं, इस तरह से ग्राफ
फ्री हैंड से मिलाना है, किसी तरह का जितना ये डिमांड करेगा उसे जाना देना। देख सकते हैं ये मेरा ग्राफ है। अच्छा, एक बात आप ये भी शुरू किए होंगे, जब मोर देन ग्राफ रहता है तो आप देख सकते हैं अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर बढ़ रहा है ना, ऊपर से लेकर नीचे की ओर बढ़ रहा है। और जब लेस देन ग्राफ होता था ना तो सबसे पहले हमें छोटा वैल्यू मिलता था और धीरे धीरे बड़ा होते जाता था। तो हमें क्या करते थे, इस तरह से यानी डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर बढ़ते थे, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाते थे। ये बात समझ में आ रही? और ग्राफ का सिंबल भी देख सकते हैं कि आप ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। तो एक बात तो ये पॉइंट का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन अब सवाल क्या है कि क्या मेरा ये आंसर हो गया, हम किस पॉइंट पे आंसर माने? तो उसके लिए हम कहाँ जाना पड़ेगा, हमको n/2 के पास जाना होगा, 2। अब देखिए टोटल फ्रीक्वेंसी, तो ऑलरेडी हमको टोटल फ्रीक्वेंसी पहले हम लोग ऐड कर चुके हैं, कितना है 24, और 24 को 2 से डिवाइड करना है, कितना मिलने वाला है 12। अब इस 12 को कहाँ चेक करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है ना। तो देख सकते हैं अब 12 का वैल्यू कितना होगा, तो 10, यानी 2 यूनिट ज़्यादा जाना है। तो 2 यूनिट ज़्यादा जाना है, इसका मतलब हमको 4 लाइन ज़्यादा जाना है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि 10 से 15 के बीच ये मिड पॉइंट रहा होगा, तो मिड पॉइंट से एक लाइन को पीछे तक जाना है ना, क्योंकि वो तो चौथा लाइन तो वही होगा। तो 4 लाइन, तो उसको अच्छा ये 4 लाइन हो गया। तो आप इसको मिलाइए, एकदम स्ट्रेट लाइन से मिलाइएगा, किसी तरह का कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। आप देखिएगा कि ये जो हम स्लोप ड्रॉ किए हैं, ये जो स्लोप ड्रॉ हम किए हैं, उस स्लोप में कहाँ कट करता है। अब उस कटिंग पॉइंट का प्लॉटिंग मेरा आंसर नहीं हो गया, बस उसको क्या कर लेना, फिर स्केल से सीधा स्ट्रेट मिला देना है किस पर, एक्स एक्सिस पर। तो मिला दीजिए। तो देखिए एक्स एक्सिस पर हमें यहाँ पॉइंट मिला, यानी 40 से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा मिला। अब खुद बताइए कि 40 से जस्ट ज़्यादा मिला और हम क्या देख रहे हैं कि मेरा गैप 10-10 का है, 10-10 का गैप है। इसका मतलब कि आप देख सकते हैं कि मेरा इसे 1 और ये 3, 4, 5, यानी कि मेरा जो कटिंग पॉइंट हमें दिख रहा है, जैसा कि हम लोग व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ किए कि ये 41 से समथिंग कुछ ज़्यादा दिख रहा है, 40 से कुछ समथिंग ज़्यादा दिख रहा है। और एग्जैक्ट हो सकता है यहाँ पर 40 पर तो नहीं, 40 पे 40 से ज़्यादा हो सकता है। तो क्योंकि 40 पर तो रहता है तो एग्जैक्ट लाई करता है उस पर, लेकिन उसे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा है आगे। तो 41 तो कन्फर्म कि होगा। और ये कहाँ तक, ये 41 अब 42 के बीच लाई करता हुआ दिख रहा है, इसके बीच लाई करता हुआ दिख रहा है, जैसा कि हम अपना ग्राफ में चेक कर पा रहे हैं। और आप एकदम एग्जैक्ट बनाए होंगे पॉइंट से, तो आपको पॉइंट आता हुआ दिख रहा है। और आप कह रहे हैं जैसे आंसर बता रहा है सर 41.5 पर एग्जैक्ट ये लाई कर रहा है। बताइए सभी लोग थोड़ा आंसर बताइए, सभी लोग अगर ग्राफ में ड्रॉ कर रहे हैं तो 41.5 दिया, बताइए थोड़ा सा एक बार। सर तक बताना, छोटू बना रहे हो ग्राफ में, बोलिए जल्दी फास्ट। सर अभी मेरे पास ग्राफ कॉपी नहीं है। ग्राफ कॉपी नहीं है, ठीक है। बाकी नेहा आवाज आ रही है, ग्राफ पेपर बना रही है, बोलिए। तो कितना आंसर आया बताइए। 41.2 41.2, ठीक है। कितना 1 आया या 5 आया, कोई तो आया होगा एग्जैक्ट वैल्यू। 41.2 41.2, चलो ठीक है। सर हम बताओ तो कितना आया तुम्हारा ग्राफ, कितना आया? सर हम कॉपी तो बना रहे हैं। अच्छा कॉपी पर, ठीक है। देखिए कॉपी पर आप बनाएंगे तो जो एग्जैक्ट लोकेशन आना चाहिए आपको नहीं आएगा। तो हम पहले से आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन आप अगर तुम एग्जैक्ट लाना चाहते हैं तो हम प्रिंट ग्राफ पर बनाए हो, ग्राफ पेपर पर बनाए हो आंसर, बताइए। यस सर। हाँ चलिए, देखिए तो सवाल ये है कि आप लोगों में से कोई एक स्टूडेंट बता रहे हैं सर ये 41.2 पर एग्जैक्ट लाई कर रहा है, कोई बता रहे हैं 41। तो ठीक है, दोनों का आपका आंसर बहुत करीब है, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा आपको ये जो आंसर आया तो क्या आया, तो आप समझ लीजिए कि इसका मीडियन आया है ना, यानी मिड पॉइंट आया। और आपको पता है मीडियन भी जो है गिवन डाटा का सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने का प्रोसेस है। और जो भी वैल्यू आता है मीडियन भी हो या मोड हो या मीन करें, तो कुछ भी हम लोग निकालते हैं ना, तो हम लोग एक सेंट्रल पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। और वही सेंट्रल पॉइंट का मतलब है कि डाटा को हम चेक करते हैं कितना में फ्लैक्चुएट करता होगा। जैसे अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है और एवरेज सभी लड़का जो 10, देखिए आप ये समझना होगा कि इसे निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों हो जाता है। अगर हमें क्वेश्चन में मान लेते हैं कि 10 स्टूडेंट आपको देते और 10 स्टूडेंट में हर किसी का नंबर आपको पता रहता, एवरेज निकालने के लिए कहता तो बहुत आसानी से निकाल लेते। लेकिन आपको क्या होगा, इंटरवल में अगर ग्रुप में दे दे कि अगर ठीक है स्टार्टिंग से लेकर जो 10 नंबर तक लाने वाले बच्चा 5 है, अब फिर 10 से लेकर 20 तक नंबर लाने वाला स्टूडेंट जो है कितना है 20 है। तो सवाल ये है कि इसमें तो अगर हम जब लेस देन 20 कर देते हैं तो सब बच्चा शामिल हो जाता है। अब एग्जैक्ट किसी के पास वैल्यू है नहीं, अब हम लोग ग्रुप में बच्चे को लाएं तो उसका मार्क्स को आप कैसे निकाल सकते हैं? आप डायरेक्ट नंबर
को तो जोड़कर डिवाइड तो नहीं कर सकते नंबर ऑफ स्टूडेंट से, वो तो एवरेज निकलेगा नहीं, क्योंकि वास्तव में आपको सेंट्रल टेंडेंसी निकालना चाहते हैं। तो सभी, अब ये क्लास, यही वजह है कि क्लास इंटरवल को हम लोग अलग अलग मेथड से निकाल कर हम लोग सॉल्व करते हैं और मीडियन निकालते हैं। और वो जो मीडियन आता है ना, वास्तव में आप देखिए तो एवरेज ही होता है कि जो टोटल लड़का एग्जाम दिया है उसमें जो नंबर आया है ना, वो टोटल क्लास को एक मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है कि इसकी कितनी क्लास की क्षमता है। ठीक है, ये बात का दिमाग में रखिएगा, ये फाइनली एक पॉइंट को दिमाग में रखिएगा। अब स्टैटिस्टिक्स पूरी तरीका से मेरे हिसाब से कंप्लीटली आपका कवर हो चुका है। अब कोई ऐसा क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए कि अब इससे क्वेश्चन बनेगा। आपको हम ग्राफ भी बता दें, बाकी का मीन मीडियन सारी चीज़ आपको पता है, एकदम फार्मूला बारह इस चीज़ों को। और जो स्किप की जो फ्रीक्वेंसी का जो स्पीकिंग आती है आपको पता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। एक दो फ्रीक्वेंसी आपको स्किप करके क्वेश्चन आ सकता है, मीन आपको दे देगा या मीडियन दे देगा, ये सब चीज़ें आप चेक करते रहिएगा। तो ये दोनों ग्राफ आपके सामने हमने बता दिया, कवर कर दिया अच्छे से, स्लोप कवर कर दिए। ठीक है, चलिए अब तो ये चैप्टर खत्म हो गया। बताइए अब अगले कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए, आप लोग बताइए, कुछ सजेशन दीजिए। हम लोग ट्रिगो पढ़ ही चुके हैं, है ना। उसके बाद कितना चैप्टर पढ़ चुके हैं थोड़ा बताना तो, किसी को याद है? कंटेंट्स देखकर बताइए तो, कुछ आइडिया है मैथ में हम लोग कितने चैप्टर पढ़ चुके हैं? क्वाड्रेटिक तो पढ़ ही चुके हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हमें भी आइडिया लग जाएगा। देखिए अच्छा, रियल नंबर आपकी क्लास में बताए हैं, यहाँ पर पढ़े हैं रियल नंबर, कोचिंग क्लास में चला है आप लोग को? नो सर। याद है? रियल नंबर नहीं पढ़ा है? चलिए, रियल नंबर में कुछ खास इसमें है नहीं। अच्छा, पॉलिनोमियल क्लास में स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, कोचिंग में पॉलिनोमियल चला है? बोलिए, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। देखिए स्टैटिक्स तो आपका कंप्लीट हो ही चुका है, स्टेट कंप्लीट है, और ट्रिगो आपका कंप्लीट है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट है, वो जहाँ तक याद है। अब हमको ये देखना है कि आपको पॉलिनोमियल्स उसमें पढ़ा है या नहीं पढ़ा है स्कूल की क्लास में, पॉलिनोमियल हो गया है। अच्छा हाँ, पॉलिनोमियल्स देखिए, हाँ पॉलिनोमियल्स तो हो ही चुका होगा, है ना। चलिए, तो ये लिखना पड़ेगा, आप लोग भी थोड़ा सा टिक मार कर रखिएगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि स्कूल के साथ चलता रहेगा तो आपको समझ में पता नहीं चलेगा वो पढ़ा हुआ है। बस देखना है कोचिंग में वो चीज़ों को हम लोग दोबारा पढ़ेंगे, आपको ये रिपीटेशन का फायदा होगा चीज़ों को। और थोड़ा यहाँ पर हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं, आपको तो पता चल ही रहा है, क्योंकि वहाँ पर तो सिलेबस से चीज़ों को आगे बढ़ाना है, थोड़ा यहाँ पर से हम लोग को पर्याप्त मौका मिलता है चीज़ों को कवर करने के लिए। तो ये 1 2 3 4 चैप्टर ये चीज़ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वैल्यू, चलिए अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल प्रिंस बताओ, पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं तो ये नहीं पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, देखिए तो अब हम लोग अगले क्लास में ऐसा करते हैं, या तो आपको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करेंगे, नहीं तो क्वाड्रेटिक आप लोग पढ़ ही चुके हैं, है ना, तो नहीं तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल्स, ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? आप इसी में से कोई एक चैप्टर हमको बताइए, या तो हम स्टार्ट करेंगे आपको क्या जी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और नहीं तो ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री अच्छा लंबा दिन चलेगा, हमको लगता है कि ज्योमेट्री स्टार्ट किया जाए। ठीक है, ज्योमेट्री एक अच्छा पोर्शन होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें समझने की चीज़ें होती है। तो ऐसा करेंगे कि हम लोग अगले क्लास में जो मिलेंगे उसमें हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री तो हम स्टार्टिंग से एकदम बेस से शुरू करेंगे, बहुत ही डीपली पढ़ेंगे ताकि किसी तरह कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अच्छा, साइंस में क्या चल रहा है सर, कोई बता दीजिए। साइंस में आपको फर्स्ट चैप्टर वो जो इलेक्ट्रिसिटी हो तो कवर हो चुका था, कर लिए थे ना पूरा कंप्लीट? यस। हाँ, तो केमिस्ट्री में हम लोग कितना पढ़े थे? केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर खत्म हुआ था? बोलिए तो। इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अच्छा, उसके बाद कौन है चैप्टर है? केमिकल इक्वेशन आप लगता है पढ़ चुके थे। एसिड वेस्ट साल्ट, ठीक है, तो एसिड वेस्ट साल्ट ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री, पहले हम लोग इसको निपटाएंगे अब, है ना। इसको निपटाने के बाद फिर हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे हम लोग सीक्वेंस में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको लाइट तो पढ़ना है, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन आप साथ में स्कूल में भी पढ़ ही रहे हैं, चीज़ों को कवर किए, वही चीज़ें पढ़ना है, थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, बहुत सा फार्मूला, जैसे F = R/2 क्यों आया, 1/V + 1/U = 1/F क्यों होता है, सारी चीज़ें आप डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में भी वहाँ पर। अब देखिए, अब लगभग आप लोग 40 से 50% सिलेबस की ओर तो मूव कर ही रहे हैं, जहाँ तक हमें पता है, लगभग जहाँ तक आपने कवर कर चुका है। अब ये सिलेबस आप जितना पढ़ चुके हैं ना, अपने साथ साथ इसको वेरीफाई करते रहना, अपने आप में चेक करते रहना है। जो भी पोर्शन एक बार कंप्लीट कवर हो जाता है, आप कहीं से भी क्वेश्चन बनाकर देखिए, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो खुद से ढूंढिए कि दिक्कत कहाँ रह गया। ये आपका काम है सेलेक्ट करके क्वेश्चन बनाना, इसी को बोलते हैं साथ तैयारी करना। आप लगातार इसको ढूंढते रहिए, क्वेश्चन बैंक एकदम जरूर रखिए अपने पास,
तक तो सबके पास आ जानी चाहिए क्वेश्चन बैंक। जितना भी टॉपिक खत्म करते हैं तो क्वेश्चन बैंक में जिस ईयर एग्जाम हुआ है उसमें से देखिए कि उस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और वो किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी देखते रहना है। और आपको ये पोर्शन भी देखते रहना है। जैसे मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़े, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है एग्जाम कहाँ से पूछा है और किस पॉइंट से पूछा है, ये बात को भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि सभी बोर्ड का एग्जाम का ना एक टॉपिक का एक खास विशेषता उसके दिमाग में रहता है एग्जामिनर सेट करने वाले को, तो ये बात का भी ख्याल रखना है आप लोगों को। बोलिए क्या क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। क्वेश्चन एक्सरसाइज लास्ट सर्च का सर पैकेज का क्या है प्रिंस? सर क्वेश्चन है बोलो जिसमें जल्दी। मोड हाँ और मीडियन दिया हुआ उसका निकालना है मीन। हाँ मोड, अच्छा हाँ मोड मीडियन दिया हुआ रहेगा और मीन निकालना है, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग देख लेंगे। तो क्वेश्चन बताइए कौन सा है, एनसीईआरटी का आर एस अग्रवाल का? और ऐसे का सर लास्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 18F 18A, ठीक है। सर उसमें नहीं दिया है। अच्छा इसमें नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं। तो आप ऐसे करिए, थोड़ा सा हमको भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर, हम चेक कर लेंगे। अगली क्लास में देखिए साइंस में हम लोग स्टार्ट करेंगे, मैथ की जब हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में, तो अभी तक जितना भी आप एक्सरसाइज बना रहे होंगे एक डाउट क्लास रखेंगे, सारा क्वेश्चन आप लोग एक जगह जमा करके रखेगा। क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वही, आपके सारा डाउट लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और सुनिए आप लोग को आप बता रहे हैं कि आप एक मंडे से जो है इस मंडे से क्लास आपका कोचिंग में स्टार्ट होगा, स्कूल में हम लोग आकर पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग तैयार है ना, बताइए किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सभी लोग प्रेजेंट नो सर। बता देना है, प्रेजेंट रहोगे ना, ठीक है। यस बोलो सर। सार्थक सब। हाँ यस सर। ये हम लोग, हाँ आज बुधवार हो गया, बृहस्पति शुक्र यानी 2 दिन हम लोग पढ़ेंगे। शनिवार को हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, तो शनिवार को सुबह में आप लोगों का क्लास ले लेंगे, शाम वाला को बैच नहीं आएगा शनिवार को। शनिवार को हम लोग शाम तक पटना निकल जाएंगे, आपको मंडे तक आपका बैच बता देंगे, टाइम बता देंगे, आपको ग्रुप में डाल देंगे, उस हिसाब से कोचिंग में आइएगा, है ना। कोशिश करेंगे आप ऑनलाइन की भी सुविधा रखेंगे, हम लोग पढ़ते भी रहेंगे, कैमरा चालू रहेगा। अगर कुछ लोगों को दिक्कत है तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग अवॉइड ऑफलाइन पढ़ेंगे या तो ऑनलाइन पढ़ेंगे, मेरे पास थोड़ा सा टाइम का अभाव हो जाता है, ठीक है। तो रहिएगा। और दूसरी बात कि आपको पता है कि आपका मंथली सभी का लग चुका है, सभी का, है ना। तो कोशिश करिएगा Yes, या sir. तो अगर आप देने में अगर सक्षम है, ऑनलाइन ही देने में सक्षम है तो आप गूगल पे कर दीजिए, नहीं तो हम तो फिर मिलेंगे ही मंडे को, तो कोशिश करिएगा पैसा पेड कर देने का, क्योंकि आपको पता है कि आपका बैच 25 से 26 से शुरू हो रहा है। तो हम लोग 1 बाय 1 यानी 1 महीना का जो है ना, अब 1 तारीख से आपका चेंज कंटिन्यू चलेगा, तो 5-10 दिन आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ भी लिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचिएगा कि मेरा महीना 1 से 1 लग रहा है, ठीक। हालांकि आपका बैच शायद 20 या 25 से शुरू किया था, 10 दिन हम एक्स्ट्रा पढ़ाए थे उधर, उसको हम लोग छोड़कर चल रहे हैं, है ना। तो सभी लोग थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे तो ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आइए स्कूल के बैच में। थैंक यू।